हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज के वीडियो में लेकर आया हूं एक और मॉडल पेपर कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए। विषय है हिंदी। माध्यमिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। पेपर के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पूर्णांक रहेगा 80 अंक। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश इस प्रकार रहेंगे। पहला निर्देश है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखे। अपना रोल नंबर अपने पेपर पर कंपलसरी है लिखना। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। चौथा, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। पांचवा, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। प्रश्न का क्रमांक नहीं लिखेंगे तो उस प्रश्न का जो उत्तर लिखा है उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए जिस भी प्रश्न का उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं उस प्रश्न का नंबर, क्रमांक, संख्या जरूर लिखनी है। प्रश्न पत्र में सबसे पहले है खंड ए। खंड ए के अंदर पहले प्रश्न के अंदर 12 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है, उल्लेख शब्द का सही संधि विच्छेद है। ए उत धन लेख, बे उद धन लेख, से उल धन लेख, दे उल धन लेख। सही उत्तर है ए उत धन लेख। दूसरा प्रश्न है पहले पृष्ठ का, कौन सा शब्द एक प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। ए मानसिक, बे दैविक, से कठिन, दे नैतिक। सही उत्तर है से कठिन। तीसरा प्रश्न, कवि का स्वप्न कैसा था। ए प्रेम से परिपूर्ण, बे दुविधा से पूरित, से द्वेष से भरा हुआ, बे दे बहुत लंबा। सही उत्तर है ए प्रेम से परिपूर्ण। पहले प्रश्न का चौथा प्रश्न, कवि ने बादल का मानवीकरण किस रूप में किया है। ए बच्चे के रूप में, बे घोड़े के रूप में, से बगुले के रूप में, दे इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए बच्चे के रूप में। पहले प्रश्न का पांचवा, कवि ने बांस और बबूल किसे कहा है। ए दूसरों को, बे पेड़ को, से स्वयं को, दे पौधों को। सही उत्तर है से स्वयं को। छठा प्रश्न है, तार सप्तक का क्या अर्थ है। ए सरगम को सम स्वर में गाना, बे सरगम को निम्न स्वर में गाना, से सरगम को ऊंचे स्वर में गाना, दे सरगम को मध्यम स्वर में गाना। सही उत्तर है से सरगम को ऊंचे स्वर में गाना। पहले प्रश्न का सातवां, लेखक ने असभ्यता की जननी किसे कहा है। ए संस्कृति को, बे असंस्कृति को, से लालची प्रवृत्ति को, दे सभ्यता को। सही उत्तर है बे असंस्कृति को। आठवां, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह यतीन्द्र मिश्र का नहीं है। ए यदा कदा, बे अयोध्या तथा अन्य कविताएं, से ड्योढ़ी पर आलाप, दे धूप के दान। सही उत्तर है दे धूप के धान। पहले प्रश्न का 9वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यशपाल को जेल क्यों हुई। ए चोरी के कारण, बे मारपीट के कारण, से क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण, या दे नशे के कारण। सही उत्तर है से क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण। पहले प्रश्न का 10वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह स्वयं प्रकाश का नहीं है। ए सूरज कब निकलेगा, बे आदमी जात का आदमी, से तर्क का तूफान, दे आएंगे अच्छे दिन भी। सही उत्तर है से तर्क का तूफान। पहले प्रश्न का 11वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, गंतोक का अर्थ क्या है। ए जलाशय, बे चोटी, से पहाड़, दे पठार। सही उत्तर है से पहाड़। पहले प्रश्न का 12वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ की विधा क्या है। ए उपन्यास, बे नाटक, से कहानी, दे निबंध। सही उत्तर है दे निबंध। सभी प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में आपको इस तरह लिखने हैं। ये आंतरिक खंड के प्रश्न हैं, इनके उत्तर तालिका बनाकर इस तरह से आपको लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक अंक के 6 रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। पहला है, पर्वत, नदी, नगर, पक्षी, फूल आदि उदाहरण रिक्त स्थान संज्ञा के हैं।
इसका उत्तर देखेंगे। दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न का उत्तर है जातिवाचक। दूसरा प्रश्न है जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर रिक्त स्थान संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे प्रश्न का दूसरे का सही उत्तर है निश्चित। दोस्तों देखिए, आंतरिक खंड के प्रश्न हैं। दूसरे प्रश्न के जो जितने भी प्रश्न हैं ये कहलाएंगे आंतरिक खंड के प्रश्न, और उत्तर इनके कैसे देने, एक साथ लिखने हैं। दूसरे प्रश्न का तीसरा है रमेश पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में रिक्त स्थान क्रिया है। इसका उत्तर भी आप उत्तर तालिका में देख सकते हैं। चौथा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं उन्हें रिक्त स्थान कहते हैं। इसका उत्तर भी उत्तर तालिका में से देख सकते हैं। पांचवा, व्यंजन का स्वर से या व्यंजन से योग होने को रिक्त स्थान संधि कहते हैं। छठा है शब्द जो किसी वस्तु पदार्थ या तोल या माप का बोध कराते हैं वे रिक्त स्थान कहलाते हैं। उत्तर तालिका में इनके उत्तर देख सकते हैं। दोस्तों अपनी उत्तर पुस्तिका में इस तरह से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 6 अंक का अपठित गद्यांश है जिसमें से प्रश्न पूछे गए हैं, उत्तर इसी अपठित गद्यांश में से आपको लिखने हैं। इस अपठित गद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं। आधुनिक काल में भी नारी एक बार फिर से अपनी पूरी क्षमता, शक्ति और साहस के साथ समाज में दिखाई देने लगी है। शिक्षा के प्रचार से वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भर गई। आप आज़ादी की लड़ाई का उदाहरण ही लीजिए। भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल आदि बहुत सारे नाम आपके जेहन में आते जाएंगे। गांधी जी के एक आह्वान पर न जाने कितनी महिलाएं घर बार छोड़कर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने निकल पड़ी, चाहे वे गांव की हों या छोटे कस्बे की हों, शहर की हों या महानगर की हों, चाहे वे पढ़ी लिखी हों, चाहे गरीब हों या अमीर, सभी वर्गों की नारियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई में घर से बाहर निकल पड़ी थी। अपठित गद्यांश में से ये 6 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है आत्मविश्वासी नारी, आधुनिक युग की नारी या शिक्षित नारी। दूसरा प्रश्न है किसके कहने से महिलाएं घर बार छोड़ आज़ादी की लड़ाई के लिए निकल पड़ी, लिखिए। महात्मा गांधी के कहने से महिलाएं घर बार छोड़ आज़ादी की लड़ाई के लिए निकल पड़ी थी। तीसरा, आज़ादी की लड़ाई में कौन कौन शामिल हुई बताइए। सबके उत्तर अभी बताऊंगा। चौथा प्रश्न है वर्तमान नारी में समाहित गुणों को बताइए। पांचवा, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई में किस वर्ग की नारियों ने साथ दिया। छठा है गुलामी शब्द का विपरीत अर्थक शब्द गद्यांश में से छांटकर लिखिए। उत्तर देख लेते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है आत्मविश्वासी नारी, आधुनिक युग की नारी या शिक्षित नारी। दूसरा है महात्मा गांधी के कहने से महिलाएं घर बार छोड़कर आज़ादी की लड़ाई के लिए निकल पड़ी। तीसरा का उत्तर है आज़ादी की लड़ाई में भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल आदि महिलाएं शामिल हुई। चौथे प्रश्न का उत्तर है वर्तमान नारी में क्षमता, साहस, शक्ति आदि गुण समाहित हैं। पांचवें प्रश्न का उत्तर है चाहे वे गांव की हों या छोटे कस्बे की हों, शहर की हों या महानगर की हों, चाहे वे पढ़ी लिखी हों, चाहे गरीब हों या अमीर, सभी वर्गों की नारियों ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई में साथ दिया। छठे प्रश्न का उत्तर है गुलामी शब्द का विलोम शब्द गद्यांश में आज़ादी है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न तीसरा था अपठित गद्यांश, ये है चौथा प्रश्न अपठित पद्यांश।
अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस ताम रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुर धनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ बर करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊँघत रहते जब जगकर उजनी भर तारा। पद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं, इनके उत्तर इसी पद्यांश में से ढूंढकर देने हैं। पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा प्रश्न है कवि ने भारत देश की क्या विशेषता बतलाई है। तीसरा प्रश्न हेम कुंभले उषा सवेरे पंक्ति का क्या तात्पर्य है। चौथा प्रश्न है बरसाती आंखों के बादल पंक्ति में भारत की किस विशेषता को बताया गया है। पांचवा प्रश्न है लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा पंक्ति का क्या आशय है। छठा प्रश्न है भारत में कैसी हवाएं चलती हैं। उत्तर देख लेते हैं। चौथे प्रश्न का पहले प्रश्न का उत्तर है प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक है मधुमेह देश हमारा या प्यारा देश हमारा। दूसरा प्रश्न का उत्तर है हमारा भारत देश अति सुंदर करुणाशील एवं अतिथि देवो भव की परंपरा निभाता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है भारत देश में सोने के घड़े रूपी सूर्य का प्रातःकाल में उदय होता है जो आशाओं का संचार करता है। चौथा भारत के व्यक्ति दूसरों के दुखों को देखकर संवेदनशील होते हैं और दया करते हैं। पांचवें प्रश्न का उत्तर है भारत में संपूर्ण विश्व के व्यक्ति आते हैं, उन्हें यहाँ आकर सहारा मिल जाता है। छठे प्रश्न का उत्तर भारत में मलयाचल पर्वत से शीतल हवाएं चलती हैं जो वर्षा करके हमें सहारा प्रदान करती हैं। निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। पांचवा प्रश्न है 2 अंक का बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों। लगभग 40 शब्दों में उत्तर लिखना है। उत्तर है बाल गोविंद भगत ऐसे व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का तिरस्कार करने से या उन्हें स्नेह का पात्र न मानने से उनमें असुरक्षा और हीनता की भावना जन्म ले लेगी और उन व्यक्तियों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आर्थिक स्थिति खराब हो जाने पर व्यक्ति के स्वभाव और विचारों में भी परिवर्तन आ जाता है। एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर आर्थिक स्थिति खराब हो जाने पर व्यक्ति की प्रसन्नता, उदारता और सदाशयता नष्ट हो जाती है। वह संकुचित, कंजूस और शक्की हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सद्भावनाओं से रहित होकर क्रोधी, अहमवादी, प्रतिष्ठा की झूठी शान रखना आदि विरोधी भावनाओं से ग्रस्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 7 कवि की आँख किससे नहीं हट रही है और क्यों। प्रश्न संख्या 7 कवि की आँख किससे नहीं है और क्यों। उत्तर कवि की आँख फाल्गुन माह की सौंदर्यमयी शोभा से नहीं हट रही है, क्योंकि पेड़ पौधों की डालियाँ हरे पत्तों से लद गई हैं और उन पर रंग बिरंगे फलों की आभा फैल रही है। वे अपनी हरितिमा और लालिमा दर्शाती हुई प्रतीत हो रही है। प्रश्न संख्या 8 एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। लेखक की अनुभूति अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर हिरोशिमा में लेखक को अणुबम के विस्फोट की भयानकता का अनुभव हुआ। वहाँ जले हुए पत्थर पर लंबी उजली छाया देखकर अनुमान लगाया कि मानो वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा रहा होगा जो रेडियोधर्मी किरणों का शिकार हुआ होगा, जिसने
पत्थर तक को झुलसा दिया और उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया। प्रश्न संख्या 9। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों बताया है? उत्तर, उद्धव प्रेम बंधन से सर्वथा उसी तरह मुक्त रहे हैं जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से प्रभावित नहीं होता है। उसी प्रकार उद्धव भी श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी प्रेम से अप्रभावित रहे हैं, इसलिए गोपियों ने उद्धव को बड़भागी बताया है। प्रश्न संख्या 10। माता का अंचल पाठ में निहित संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, माता का अंचल पाठ में संदेश यह दिया गया है कि यद्यपि बच्चे के लालन पालन में माता और पिता दोनों का योगदान बराबर का होता है और भले ही बच्चा दिन भर अपने पिता के साथ रहे, परंतु कोई भी दुख या विपत्ति संकट आने पर वह भागकर अपनी माता के पास ही जाता है। उसे माता के आंचल में ही शांति और सुकून का अनुभव होता है। प्रश्न संख्या 11। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग लिखिए। उत्तर, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना मुहावरे का अर्थ है धीरे धीरे पराई वस्तु पर अपना अधिकार जमा लेना। वाक्य में प्रयोग, रोहिंग्या शरणार्थी कुछ समय के लिए सरकारी जमीन पर क्या रहे कि वे अब वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। इसी को कहते हैं उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। खंड ए और ब समाप्त हुए। खंड श। 12वां प्रश्न। निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे की रस स्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। भला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। पठित गद्यांश में से प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर मसाला कैसे लगाया? दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब के प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से क्या स्पष्ट था? तीसरा प्रश्न है, नवाब साहब क्या दिखावा कर रहे थे? चौथा प्रश्न, नवाब साहब ने खीरे की क्या विशेषता बताई? प्रश्न 12 के चारों प्रश्नों के उत्तर हैं। पहले प्रश्न का उत्तर, नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। दूसरा, नवाब साहब के प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट हो रहा था कि इस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे की रस स्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, नवाब साहब रईस बनने का दिखावा कर रहे थे। चौथे प्रश्न का उत्तर, नवाब साहब ने खीरे को लखनऊ का बालम खीरा बताया। 12वें प्रश्न का अथवा में एक प्रश्न और है। दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। प्रश्न संख्या 12 में अथवा वाला ये प्रश्न है। इस गद्य को भी पढ़ लेते हैं। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकटमोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा लिया जाता है। चारों प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनके उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, काशी की प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा किसे कहा गया है? दूसरा प्रश्न है, काशी में हनुमान जयंती पर क्या होता है?
तीसरा प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां की काशी विश्वनाथ के प्रति अपार श्रद्धा कैसे प्रतीत होती है? चौथा प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां की क्या विशेषता है? प्रश्न संख्या 12 के उत्तर हैं। पहला प्रश्न का उत्तर है, अथवा वाले प्रश्न है ये, उत्सवों पर संगीत का आयोजन काशी की प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, काशी में हनुमान जयंती पर 5 दिनों तक शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते हैं और उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है। चौथे प्रश्न का उत्तर है, अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित बिस्मिल्लाह खां में काशी विश्वनाथ एवं बालाजी के प्रति अपार श्रद्धा है। प्रश्न संख्या 13 में निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 4 अंक का पठित पद्यांश आएगा जिसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी पद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, कवि कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, कवि अपनी कथा कहने के बजाय किसमें उत्सुकता रखता है। तीसरा प्रश्न, कवि अपनी जीवन कथा को सामान्य कहकर किस चारित्रिक विशेषता की ओर संकेत कर रहे हैं। 13वें प्रश्न का चौथा प्रश्न है, कवि स्वयं मौन रहते हुए दूसरों की कथा क्यों सुनना चाहते हैं। अब देखेंगे प्रश्न 13 के सभी प्रश्नों के उत्तर। 13वें प्रश्न के पहले प्रश्न का उत्तर है, कवि का आशय है कि मैं बहुत सामान्य सा व्यक्ति हूँ और मेरे इस छोटे से जीवन में अनेक कष्टदायी घटनाएं घटी हैं, इसलिए मैं जिंदगी की बड़ी बड़ी बातें करके इसे बनावटी रूप से महान सिद्ध नहीं करना चाहता हूँ। 13वें प्रश्न का दूसरे प्रश्न का उत्तर है, कवि का मानना है कि उसकी आत्मकथा सुनकर मित्रों को निराशा एवं वेदना होगी, अतः वह अपनी कथा कहने के बजाय दूसरों की कथा सुनने में उत्सुकता रखता है और अपने बारे में मौन रहना ही उचित समझता है। 13वें प्रश्न का तीसरे प्रश्न का उत्तर है, कवि अपने जीवन को सामान्य कहकर अपनी दुर्बलताओं व असफलताओं को सहज रूप से स्वीकार करते हुए अपने विनम्र, शालीन, अहंकार शून्य व सरल होने के भाव को महान व्यक्तित्व के रूप में उजागर करते हैं। 13वें प्रश्न का चौथे प्रश्न का उत्तर है, कवि का जीवन निराशा, दुख व पीड़ाओं से ओत-प्रोत रहा है। कवि को ऐसा महसूस नहीं होता कि उसने अपने जीवन में किसी विशिष्ट उपलब्धि को प्राप्त किया है जिससे लोग प्रेरणा कर पाएँ। इसलिए कवि स्वयं मौन रहते हुए दूसरों की कथा सुनना चाहते हैं। 13वें प्रश्न का अथवा में एक प्रश्न और पूछा गया है, दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। 13वें प्रश्न का अथवा वाला प्रश्न है, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जेतर जनी देखी मर जाही। देखि कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ सनेहु बिलोकी, जो कछु कहु सहूर सिरोकी। सुरमहि सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पापु अपुकीर तिहारे, मारत हो पापरिय तुम्हारे। घोट कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनुबान कुठारा। जो बिलोक अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। पद्यांश में से पूछे गए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पद्यांश में वर्णित वार्तालाप क्या है और यह किनके बीच चल रहा है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही,
जे तर्जनी देखी मरि जाही, पंक्ति का आशय लिखनी है, अर्थ लिखना है। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण के अनुसार ब्राह्मण से युद्ध करना क्यों उचित नहीं है। चौथा प्रश्न है, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 13 के अथवा वाला प्रश्नों के उत्तर हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है, पद्यांश में वर्णित वार्तालाप परशुराम और लक्ष्मण के बीच चल रहा है। इसमें लक्ष्मण हंसकर कह रहे हैं कि आप अपना कुठार दिखाकर मुझे भयभीत करने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हो। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, आशय यह है कि हम भी कोई कुम्हड़पतिया या छुई मुई के फूल नहीं हैं जो आपकी तर्जनी देखकर कुम्हला जाएंगे, अर्थात मैं सिर्फ बातें करने वाला नहीं हूँ जो आपके अंगुली दिखाने मात्र से डर जाऊँगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, लक्ष्मण के अनुसार ब्राह्मण से युद्ध करना घाटे का सौदा है, इनका वध करने से पाप लगता है और इनसे युद्ध करने से अपयश मिलता है, यह उनके परिवार की परंपरा भी नहीं है। चौथे प्रश्न का उत्तर है, लक्ष्मण परशुराम की वाणी को करोड़ों वज्रों के समान कठोर बताते हुए उनका अस्त्र शस्त्र धारण करना भी व्यर्थ बताते हैं। प्रश्न संख्या 14, हालदार साहब को सरकंडे का चश्मा मूर्ति पर लगा देख भावुक होने का क्या कारण रहा होगा। 3 अंक का प्रश्न है, उत्तर देख लेते हैं। हालदार साहब काम के सिलसिले में हर 15 दिनों में कस्बे से गुजरते थे। कस्बे के चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति को देखकर नागरिकों के स्वतंत्र सेनानियों के प्रति सम्मान को देख अभिभूत होते थे। ऐसे में नेताजी की मूर्ति पर बार बार बदलते चश्मों की कहानी को जानकर कैप्टन के प्रति आदर एवं सहानुभूति का भाव रखते थे। ऐसे में कैप्टन की मृत्यु के पश्चात मूर्ति पर से चश्मे का गायब हो जाना उन्हें लगा मानो संसार में देशभक्ति का अब कोई अर्थ नहीं रह गया है। अचानक चश्मा विहीन मूर्ति पर गांव के बच्चों द्वारा बनाया हुआ सरकंडे का चश्मा लगा देख हालदार साहब द्रवित एवं भावुक हो उठे कि नई पीढ़ी भी उन मूल्यों तथा देश प्रेम को समझती है। अथवा में एक प्रश्न है। अथवा वाले प्रश्नों में एक ही प्रश्न करना होता है जो भी अच्छी तरह से आता है। लेखक की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई। उत्तर, लेखक की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि हम इन दोनों बातों को एक ही समझते हैं या एक दूसरे में मिला देते हैं। वस्तुतः इन दोनों शब्दों के साथ अनेक विश्लेषण लगा देने के कारण इनका अर्थ गड़बड़ जाता है। दोनों के अंतर को समझने का प्रयास भी नहीं हुआ और संस्कृति को देशों और धर्मों में बांटकर परिभाषित करने की भी प्रवृत्ति रही है। प्रश्न संख्या 15, उत्साह कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। इसमें भी अथवा में प्रश्न है, या तो इस प्रश्न को देखना है या जो दूसरा प्रश्न अभी बताऊंगा अथवा के बाद उसको देखना है। दोनों में से एक ही प्रश्न का उत्तर आपको देखना है। वीडियो के अंदर दोनों प्रश्नों को बताकर दोनों प्रश्नों के उत्तर भी बताऊंगा। 15वें प्रश्न का जो पहला प्रश्न है इसका उत्तर है, निराला क्रांतिकारी विद्रोही कवि माने जाते हैं। उनका उद्देश्य समाज में बदलाव लाना है। बादलों के गरजने बरसने का प्रतीक क्रांति, बदलाव व विद्रोह करना है। इसलिए उत्साह मुख्य रूप से एक आवाहन गीत है। एक तरफ कवि की भावना है कि बादल पीड़ित व प्यासे जनमानस की आकांक्षा को पूरी करने वाला है तथा दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना व नए अंकुर को जन्म देने के साथ साथ लोगों के अंतर मन में क्रांतिकारी भावना पैदा करने वाला है। अथवा में प्रश्न पूछा गया है, उसे भी देख लेते हैं। 15वें प्रश्न का अथवा में प्रश्न है, फसल कविता में निहित मूल भाव को व्यक्त कीजिए। उत्तर, फसल कविता के माध्यम से कवि ने किसानों के परिश्रम एवं प्रकृति की महानता का गुणगान किया है। उनके अनुसार फसल पैदा करना किसी एक अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं है, यह सबके सहयोग का ही प्रतिफल होता है। इसमें प्रकृति और मनुष्य
दोनों का तालमेल होता है। बीज को अंकुरित होने के लिए धूप, वायु, जल, मिट्टी और मनुष्य के कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है, तब जाकर फसल पैदा होती है। इसे पैदा करने में सबके सम्मिलित योगदान से ही फसल तैयार होती है। कवि ने कविता में यही भाव प्रस्तुत किया है। खंड द शुरू हो रहा है 16वें प्रश्न से। प्रश्न संख्या 16, निराला के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखिए। 4 अंक का प्रश्न है। उत्तर, निराला जी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर में सन 1899 में हुआ। उनकी औपचारिक शिक्षा महिषादल में 9वीं तक हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस एवं विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। उनका पारिवारिक जीवन दुखों, संघर्षों से भरा था। उनका देहांत सन 1961 में हो गया। अनामिका, परिमल आदि इनके काव्य संग्रह हैं। इन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना तथा निबंध भी लिखे हैं। वे विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। अथवा में प्रश्न है, अथवा वाला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 का। लेखक स्वयं प्रकाश के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखिए। उत्तर, लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म 20 जनवरी 1947 को इंदौर में हुआ। ये मुख्यतः हिंदी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। कहानी के अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास एवं अन्य विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के पश्चात भी स्वयं प्रकाश जी ने अपनी रचनाओं में मध्यम वर्गीय जीवन के वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना को प्रकट किया है। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी एवं संधान आदि कहानी संग्रह लिखे। कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया, जिनमें पहल, बनमाली, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार मुख्य हैं। इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2019 को हुई। प्रश्न संख्या 17, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? 4 अंक का प्रश्न है। उत्तर, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने उसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह धर्म चक्र है। इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। इस बात को जानकर लेखिका को ध्यान आया कि धार्मिक आस्थाओं और अंधविश्वासों के बारे में सारे भारत में एक जैसी मान्यताएं हैं। लोग पाप पुण्य की व्याख्या अपने अपने ढंग से करते हैं। इतनी वैज्ञानिक प्रगति होने पर भी लोग पापों से छुटकारा पाने के लिए किसी न किसी अंधविश्वास का सहारा लेते हैं। यहाँ लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। यही विश्वास पूरे भारत को एक सूत्र में बांध देता है। 17वें प्रश्न का अथवा में प्रश्न है। अथवा वाले प्रश्नों में एक ही प्रश्न करना होता है, तो 17वें प्रश्न में या तो इस प्रश्न को करना है या अथवा में जो दूसरा प्रश्न दे रखा है इसको करना है। दूसरा प्रश्न है, हिरोशिमा की घटना का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है? उत्तर देख लेते हैं। यह पूर्णतः सत्य है कि हिरोशिमा में अणुबम का प्रयोग विज्ञान का भयंकर दुरुपयोग है। इस घटना ने विज्ञान के विनाशकारी रूप से सारे संसार को परिचित करा दिया था। आजकल विज्ञान का दुरुपयोग घातक अस्त्र शस्त्र बनाकर और उसके द्वारा आतंकवादी हमले किए जा रहे हैं। चिकित्सकों द्वारा भ्रूण परीक्षण कर अनचाहे भ्रूणों को समाप्त एवं मानव शरीर के अंगों को निकालकर तस्करों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसान जहरीले रसायन और कीटनाशक छिड़ककर पैदावार बढ़ा रहे हैं और इन फसलों से उत्पादित अनाज से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। आतंक एक समस्या, एक विषय है आतंक एक समस्या। 6 अंक का प्रश्न है जिसके अंदर प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद से उत्पन्न समस्या, आतंकवाद से निपटने का उपाय,
और उपसंहार, ये 5 बिंदुओं पर आपको ये निबंध लिखना है 300 शब्दों में। आइए इस निबंध को देख लेते हैं। आतंकवाद एक समस्या। प्रस्तावना। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व आतंकवाद से त्रसित और परेशान है। विश्व के ताकतवर देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, इजराइल इत्यादि भी इससे अछूते नहीं हैं। आतंकवाद का अर्थ। आतंक का शाब्दिक अर्थ है भय, त्रास या कभी भी किसी भी समय अनिष्ट होने का डर। किसी देश या क्षेत्र में आतंक फैलाने के लिए आम नागरिकों पर हमले करना, सामूहिक नरसंहार करना, भय का वातावरण बनाना अथवा तुच्छ स्वार्थ की पूर्ति की खातिर अमानवीय आचरण कर वर्चस्व बढ़ाना ही आतंकवाद कहलाता है। भारत आतंकवाद की समस्या से बहुत ज़्यादा त्रस्त है, परेशान है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा समय समय पर आतंकवाद की घटनाएं की जाती रही हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादियों द्वारा बस में, ट्रेन में, होटल में, मंदिरों में बम विस्फोट किए जाते रहे हैं। दिल्ली के लाल किले पर, कश्मीर विधानसभा भवन पर, संसद भवन पर, गांधीनगर अक्षरधाम पर, अयोध्या एवं मुंबई में आतंकवादियों ने जो हमले किए, इसी प्रकार के विभिन्न स्थानों पर बम विस्फोट करके जान माल की जो हानि पहुंचाई और भयानक क्रूरता का परिचय दिया, वह राष्ट्र के लिए एक चुनौती है। जम्मू कश्मीर में भाड़े के आतंकवादियों के साथ हमारे सैनिकों की मुठभेड़ें होती रहती हैं। आतंकवाद से उत्पन्न समस्या। आतंकवाद से पीड़ित देशों में अपनी सेनाएं अनावश्यक रूप से उन क्षेत्रों में तैनात करनी पड़ती हैं। आतंकवादियों का मुकाबला करने में काफ़ी धन और समय का व्यय होता है। आतंकवादियों के बम विस्फोटों द्वारा आम नागरिकों, सैनिकों की जानें चली जाती हैं, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचता है और इससे देश के विकास में अवरोध पैदा होता है। आतंकवाद से निपटने के उपाय। इस समस्या का समाधान है कठोर कानून बनाना और उन्हें सख्ती से लागू करना, और दूसरा समाधान है कमांडो ऑपरेशन। कानूनों के अंतर्गत 1987 में टाडा, 2022 में पोटा, 2008 में राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी आदि। आतंकी समस्या समाधान के लिए भारत सरकार विश्व स्तर पर भी नीति बना रही है। इन सभी उपायों से इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसके अलावा यदि बातचीत का कोई विकल्प हो तो बातचीत से भी समस्या का समाधान हो सकता है। उपसंहार। आज जो भी देश आतंकवाद से पीड़ित हैं, वे दूसरे की पीड़ा को समझ रहे हैं और आतंक के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। भारत में भी आतंकवाद रोकने के लिए सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। सेनाओं और पुलिस को खुली छूट दी गई है, जिससे वे आतंकवादियों की चुनौतियों का उचित जवाब दे रहे हैं। मानवता के हित में इसका नामो निशान मिटाना परम आवश्यक कर्तव्य है। अथवा में और भी निबंध हैं, 4 निबंध हैं, उन्हें देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण पे 4 बिंदुओं पे आपको निबंध लिखना है। 4 बिंदु कौन से हैं? 4 नहीं, 5 बिंदु हैं। पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रदूषण के प्रकार, तीसरा प्रदूषण के कारण एवं प्रभाव, 5वां बिंदु है पर्यावरण संरक्षण के उपाय और 5वां है उपसंहार। पूरा निबंध देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट प्रस्तावना। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से आज भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व त्रस्त और परेशान है। वर्तमान में हवा, पानी, मिट्टी आदि के साथ साथ पेड़ पौधे, खेती एवं खेती के लिए फायदेमंद कृमि, कीट आदि सभी पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। प्राकृतिक वातावरण के अंदर अवांछित तत्वों जैसे गैस, धुआं, कर्ण को फाड़ने वाली ध्वनि एवं खाद्य पदार्थों में विषाक्त पदार्थों, मिलावट आदि के कारण हर तरह का प्रदूषण देखने को मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, परंतु पर्यावरण प्रदूषण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रदूषण के प्रकार। वायु प्रदूषण,
ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण इत्यादि कई तरह के प्रदूषण होते हैं। प्रदूषण के कारण बढ़ती जनसंख्या, तेजी से बढ़ता औद्योगिकीकरण, शहरीकरण तथा प्राकृतिक संसाधनों का बुरी तरह दोहन, शहरीकरण की आड़ में वनों का तेजी से कम होना पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण की वजह से मानव ही नहीं वरन वन्य जीवों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण आगे चलकर मानव सभ्यता के विनाश का कारण बन सकता है। इससे हर वर्ष धरती के तापमान में वृद्धि तथा असमय ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे प्राकृतिक वातावरण नष्ट होता जा रहा है। प्रदूषण निवारण के उपाय। पर्यावरण प्रदूषण से आज पूरा विश्व चिंतित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पर्यावरण को बचाने की दिशा में अनेक उपाय किए जा रहे हैं। भारत सरकार भी पर्यावरण निवारण के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है, जैसे सघन अभियान चलाकर वृक्षारोपण करना, शोर पर नियंत्रण करना तथा पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जन चेतना को जागृत करना। इसके अलावा कारखानों से निकलने वाले विषैले अपशिष्टों, नालियों में गंदा पानी फैलने तथा खुले में शौच जाने से बचने के लिए सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। नदियों की स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है। घर घर में शौचालय बनाए जा रहे हैं। उपसंहार। बढ़ता औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, तेजी से बढ़ते वाहन, कटते जंगल आदि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। इसके लिए देश में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। बड़े उद्योगों को प्रदूषण रोकने के उपाय अपनाए जाने को कहा जा रहा है। इस हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 5 जून को प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। अथवा के अंदर एक निबंध और है, मेरी अविस्मरणीय यात्रा। 5 बिंदुओं पर आपको ये निबंध लिखना है। पहला पॉइंट है प्रस्तावना, दूसरा पॉइंट है यात्रा का आरंभ, तीसरा है यात्रा का अनुभव, चौथा पॉइंट है यात्रा के अविस्मरणीय होने का कारण, 5वां उपसंहार। मेरी अविस्मरणीय यात्रा। प्रस्तावना। उत्तर प्रदेश एक धार्मिक प्रदेश है जहाँ अयोध्या में भगवान राम ने जन्म लिया था, जबकि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने। काशी भगवान शंकर की नगरी है। पवित्र गंगा और यमुना नदी हैं और अभी तो इन दिनों अयोध्या में वर्षों से प्रतीक्षित रामलला का गगनचुंबी मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका उद्घाटन भी शीघ्र होने जा रहा है। यात्रा का आरंभ। अगला पॉइंट है, हमारा परिवार जयपुर में रहता है। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थीं, इसलिए हमने उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों गोवर्धन, मथुरा और वृंदावन घूमने का कार्यक्रम बनाया। इसके लिए हमने पहले से ही ट्रेन में 3rd AC में टिकटें बुक करवा दी थीं। सीटें हमारी कंफर्म हो चुकी थीं, इसलिए मैं बड़ा खुश था। ट्रेन के निर्धारित समय से पूर्व ही हम ऑटो करके रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। थोड़ी देर में ही ट्रेन में बैठ गए और शाम 7 बजे हम गोवर्धन पहुंच गए। गोवर्धन में होटल में हमारा सामान रखकर हम गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए निकल गए। परिक्रमा पूरी करने के बाद सुबह भगवान का दूध भोग और दर्शन करके वहां से वृंदावन के लिए रवाना हो गए। वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर, प्रेम मंदिर, अंग्रेजों का मंदिर, निधिवन, रंगदेव जी का मंदिर, वैष्णो मंदिर में घूमे और दर्शन किए। अगले दिन हम मथुरा पहुंच गए और कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन कर वहां से बस में बैठकर जयपुर के लिए रवाना हो गए। यात्रा का अनुभव। हमारी यात्रा का अनुभव हमारे लिए बड़ा खट्टा मीठा रहा। गोवर्धन में हम ट्रेन से उतरने के बाद एक ऑटो टैक्सी में बैठ गए। उसने ऑटो को सवारियों से फुल भर लिया। जैसे ही वह चलने लगा तो एक ऊंचाई पर वह चढ़ नहीं पाया और वापस उल्टा आने लगा। उसमें से 2 सवारियां गिर भी गई, लेकिन गनीमत यह रही कि वह पलटा नहीं और हम सकुशल अपनी होटल में पहुंच गए। दूसरा अनुभव यह रहा
कि वृंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर में एक बंदर मेरी आंखों से मेरा चश्मा उतार कर ले गया, जिससे मुझे देखने में परेशानी होने लगी, परंतु उसको फ्रूटी देने पर उसने मुझे चश्मा वापस कर दिया। यात्रा के अविस्मरणीय होने के कारण अगले दिन हम वृंदावन से वापस जयपुर जाने के लिए मथुरा के लिए ऑटो द्वारा रवाना हुए, जिसने हमें आराम से मथुरा के बस स्टैंड पर छोड़ दिया। ऑटो के जाते ही हमें पता लगा कि हमारा एक बैग ऑटो में ही रह गया, जिसमें मेरी पत्नी का पर्स था। पर्स में हमारे आधार कार्ड और कैश था। हमने वहीं इधर उधर देखा, परंतु वहाँ हमें ऑटो वाला दिखाई नहीं दिया। हमारी हालत ख़राब हो गई। हम बस स्टैंड पर निराश बैठे हुए थे। हमारी यात्रा का मज़ा ख़राब हो गया था। थोड़ी ही देर में हमने देखा कि वही ऑटो वाला वहाँ आया। जैसे ही उसने हमें और हमने उसे देखा तो हम उसकी ओर भागे। उसने हमें हमारा बैग लौटा दिया। हमने उसे उसकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद दिया और वहाँ से बस में बैठकर वापस जयपुर लौट आए। उपसंहार: हमारी यात्रा बहुत रोमांच भरी रही, जिसमें हम जयपुर से गोवर्धन गए, गोवर्धन से वृंदावन और वृंदावन से मथुरा और मथुरा से वापस जयपुर लौट आए। इसमें कई रोमांच और डराने और चिंतित करने वाली घटनाएं हुई, लेकिन अंत में सब कुछ अच्छा हुआ। और कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। और हम घर पर सकुशल लौटने पर हमने ईश्वर को धन्यवाद दिया। अथवा में एक निबंध और है, अनुशासन का महत्व। 5 बिंदुओं पर ये निबंध लिखना है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। कम से कम 10 कमेंट मेरे पास आएंगे तो मैं इस निबंध को आपके लिए चैनल पर डाल दूंगा। प्रश्न संख्या 19। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा का महेश मानकर प्रधानाचार्य से विद्यालय में खेल सप्ताह मनाए जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 4 अंक का प्रश्न है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा। विषय: विद्यालय में खेल सप्ताह मनाने जाने के संबंध में। मान्यवर, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि अगले महीने में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के अनुसार आसपास के सभी विद्यालयों में दिनांक से जिस दिनांक तक आप लिखें, सभी विद्यालयों में दिनांक इतने से इतने तक खेल सप्ताह मनाया जा रहा है, जिससे छात्र अगले महीने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में ढंग से सहभागिता निभा सकें। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के बारे में सोचते हुए विद्यालय में विद्यालय स्तर के खेलकूद की योजना बनाकर खेल सप्ताह मनाए जाने की व्यवस्था करेंगे, जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। दिनांक लिख देना। प्रार्थी आ जाएगा, प्रार्थी में महेश छात्र प्रतिनिधि। अथवा में एक और है, स्वयं को रतनगढ़ निवासी राघव मानते हुए अपने मित्र को पुस्तकों का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखिए। 4 अंकों का प्रश्न है। दाईं तरफ जगह का नाम आ जाएगा जहाँ से पत्र लिख रहे हैं, दिनांक आ जाएगी। बाईं तरफ से पत्र की शुरुआत करेंगे। प्रिय मित्र अरविंद, सप्रेम नमस्ते। आशा करता हूँ आप सपरिवार सकुशल और प्रसन्नचित्त होंगे। मैं यहाँ पर प्रसन्न और कुशल हूँ। आपके साथ एक अच्छी बात शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले महीने शिक्षक दिवस पर हमारे विद्यालय में एक पुस्तक मेला लगा था, जिसमें मैंने बहुत सारी अच्छी पुस्तकें देखी। उनमें से कुछ अच्छे लेखकों की प्रेरणास्पद पुस्तकें भी मैंने खरीदी। उन्हें पढ़कर ज्ञात हुआ कि श्रेष्ठ पुस्तकें व्यक्ति की मित्र और पथ प्रदर्शक होती हैं। उन्हीं के माध्यम से व्यक्ति के भविष्य का निर्माण होता है। सद साहित्य को पढ़ने से व्यक्ति सदचरित्र एवं संस्कारवान बनता है। अतः मैं कहना चाहता हूँ कि आपको भी अच्छे लेखकों की प्रेरणादायी पुस्तकें पढ़कर अपने चरित्र एवं भविष्य का निर्माण करना चाहिए। आपके माता पिता एवं बड़ों को चरण स्पर्श एवं छोटों को प्यार। मेरे योग्य कोई प्रेरणा स्रोत की बात हो तो पत्र लिखकर जरूर बताना। शेष सब कुशल मंगल। आपके पत्र के इंतजार में।
तुम्हारा मित्र राघव। मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियों की बिक्री हेतु विज्ञापन लिखिए। 4 अंक का प्रश्न है। देखिए कैसे आपको विज्ञापन लिखना है। ये विज्ञापन है। इस तरह से आप अपनी उत्तर पुस्तिका में विज्ञापन बना सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 20 में अथवा में और एक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 में अथवा में एक प्रश्न और है। व्यावसायिक शिक्षा छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी देखने आने हेतु एक विज्ञापन लिखिए। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं किस तरह के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, किस तरह के वीडियो आप देखना चाहेंगे। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।